हालत में मारा पासा तुम दोनों ने पलटा, और तब जान का डर नहीं लगा था कि सोचा था तुम दोनों ने कि राजेंद्र टोंक का पैसा लेकर उसका काम ना करोगे। मुझे माफ कर दो राजेंद्र भाई, वो शेखावत अंकल ने हमें ज्यादा पैसे दे दिए। मैंने भी लालच में आकर टॉम साहब। मैं तुम लोगों को समझ चुका हूँ। तुम लोग काबू में आओगे धमकी से, मौत की धमकी से। सर, उस जासूस लश्कर सिंह के ऑफिस फिर गया था, अभी भी ताला लगा हुआ है। मुझे तो लगता है वो कहीं भाग गया है। लश्कर सिंह का मिलना बहुत आवश्यक है, नहीं तो प्रोसिक्यूटर देसाई पिताजी और मेरे बीच के बैर का फायदा उठाएगा और इसमें नुकसान मेरे भाई का होगा। पर सर, 12 साल पहले आप अपने फादर के खिलाफ केस लड़े थे। वरुण, ये कहानी 12 वर्ष पूर्व उस केस की नहीं है। ये कहानी मेरे कॉलेज के दिनों से शुरू हुई थी। मेरे पिताजी इस शहर के सर्वश्रेष्ठ उद्योगपतियों में से एक थे। स्पष्ट है कि बड़ा बेटा होने के नाते वो चाहते थे कि मैं उनका उद्योग संभालूं, काम में उनका हाथ बटाऊं, किंतु मुझे वकालत करनी थी। वकील बनने के लिए सबसे पहली पैरवी मेरी माताजी ने की थी। अगर वो वकालत पढ़ना ही चाहता है तो पढ़ने दीजिए। एक दिन बहुत बड़ा वकील बनेगा तो आप ही का नाम रोशन होगा। मेरा नाम रोशन करने के लिए मुझे अपने सिवा किसी और की जरूरत नहीं है। मेरे बेटों की मोहताजगी नहीं चाहिए मुझे। मेरा नाम रोशन करेगा। इतना करोड़ों का कारोबार है हमारा, वो छोड़ के वकील खेलने के चक्कर में पड़ गए साहबजादे। खैर, अब तुम माँ बेटे ने तय कर ही लिया है तो ठीक है, बनने दो उसे वकील। वैसे भी हमारी कंपनियों में हमें अच्छे भरोसेमंद लॉयर की जरूरत तो पड़ती ही रहती है। लेकिन हाँ, उसे कह देना कि जैसे ही पढ़ाई खत्म हो वो सीधा मेरे पास आएगा और कहीं नहीं जाएगा। वादे अनुसार मैंने वकालत पूरी करने के बाद पापा की कंपनी ज्वाइन की। उनके कंपनी में वकील बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन वो केस उठा जिसने हमारे रास्ते और रिश्ते दोनों को बदल कर रख दिया। कैसा केस? तुम मेरे बेटों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। ये सारी मुसीबत तुम्हारी बद चलने की वजह से हुई है। अंकल, आप मेरा विश्वास कीजिए ना, मैंने अभिनव को धोखा नहीं दिया। मैं सच में किसी खुल्लर को नहीं जानती हूँ। मुझे बरखा पर विश्वास है, वो अभिनव को धोखा नहीं दे सकती है। इस घर की बहू बनने वाली है। जब घर का बेटा ही घर में नहीं रहा तो ये होने वाली बहू किस काम की? निकल जाओ यहां से। आइंदा यहां आने की हिम्मत तक मत करना। अंकल प्लीज। आई सेड लीव। जाओ। आप इन्हें समझाइए ना। वो मेरा वकील है, उसके सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। निकल जाओ मेरे घर से। ये मिस्टर शेखावत का तकिया कलम बन गया। सर, आपको क्या लगता है बरखा सच बोल रही है? पता नहीं, सच बोल रही है झूठ, इसका पता लगाने का एक ही तरीका है। मिस्टर खुल्लर के बंगले पे जा और वहां देख कि बरखा के वहां होने की कोई निशानी मिलती है या नहीं। राइट सर। क्या काम से? जी, मेरा नाम वरुण है, केडी पाठक असिस्टेंट हूँ मैं।
उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा। शेखावत के बेटे? जी हाँ। यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड था, उजागर सिंह, वो नहीं दिख रहा। 2 दिन हो गए, छुट्टी पे। और घर पे कोई है? कोई ना। कौन है? जज साहब, मैं अपना बयान बदलना चाहता हूं। उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा वो झूठ था। सच ये है कि उस रात अभिनव मेरे घर से 11 बजे नहीं 8 बजे ही निकला था, अपनी गन लेकर। कमिश्नर की तुम्हें जान लेकर रहूंगा। अभिनव, तुम्हारा खास दोस्त हाथ में गन लिए, आंखों में खून सवार किसी को मारने जा रहा है और तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? जी किया, मैंने उसी वक्त मिस्टर शेखावत को फोन किया था। जी अंकल, एक्चुअली अभिनव जगदीश खुल्लर के घर गया उसे मारने, वो भी गन लेकर। अंकल प्लीज आप कुछ कीजिए, वरना कुछ हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी खुल्लर के घर पहुंचता हूं। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। मिस्टर शेखावत, आप प्लीज बैठ जाइए। भाई राहेल, पिछली बार तो तुमने ये बताया था कि अभिनव पूरी रात तुम्हारे साथ था, वो खून कर ही नहीं सकता। मिस्टर शेखावत ने मुझे पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। हाथ दिए थे पैसे मैंने, लेकिन वो सच बुलवाने के लिए, क्योंकि मुझसे पहले इस टोंक ने तुम्हें खरीद लिया। मिस्टर शेखावत प्लीज बैठ जाइए। साहब, मिस्टर शेखावत ने मुझे पैसों का लालच देकर मुझसे झूठ बुलवाया था साहब। अब मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था उस रात को, बताओ। साहब, उस रात मैं गेट पर ड्यूटी में ही था। यही थे जिन्होंने उस दिन घर के अंदर घुसकर मेरे साहब पर गोली मारी, और उस समय साहब इनके कपड़ों में खून भी लगा हुआ था साहब। और एक बात सर, उस दिन बंगले पर एक आदमी और आया था। कौन? वो मिस्टर शेखावत। साइलेंट योर ऑनर। अब तो क्लियर हो गया है कि मिस्टर अभिनव ने ही मिस्टर खुल्लर का खून किया है, और इस केस को शुरू से ही दबाने की कोशिश कर रहे थे मिस्टर शेखावत। पहले अपने बेटे का साथ देकर, उसके बाद इसे मौकाए वारदात से भगाकर, और अब गवाहों को खरीदकर। वाह मिस्टर पाठक, वाह, कमाल की रंगीन फैमिली है आपकी। योर ऑनर, मैं अदालत में अपना गवाह पेश करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। कृपया अदालत को अपनी पहचान दीजिए। जी, जासूस लश्कर सिंह। लश्कर सिंह जी, 8 जनवरी को मेरे मुवक्किल श्री
अभिनव शेखावत आपके कार्यालय आए थे एक केस को लेकर। आए थे? जी। क्या केस था? ये चाहते थे कि मैं इनकी मंगेतर बरखा जी का पीछा करूं। इन्हें शक था कि बरखा जी का किसी के साथ चक्कर है। इस बात की खोज की आपने? जी। क्या परिणाम निकला आपके खोज का? अभिनव जी का शक सही था। बरखा जी का डिप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर खुल्लर के साथ कुछ चल रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। लश्कर सिंह जी, इस केस में आपकी गवाही शुरुआत से अहम रही है। इतने दिन कहाँ लापता हो गए थे आप? जी, मैं भाग गया था डर के मारे। किस बात का डर था? दरअसल जिस रात मिस्टर खुल्लर का मर्डर हुआ, उस रात मैं उनसे मिलने उनके घर गया था। खुल्लर साहब, खुल्लर साहब। मैं वहां से इसलिए भागा था कि किसी को यह ना लगे कि मैंने ही मिस्टर खुल्लर का मर्डर किया, और क्योंकि मैं उनके घर कैमरा भूल गया था। उस दिन कैमरा लेने के लिए मैं उनके घर गया तो वहां पर मिस्टर वरुण थे। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ते, मैंने सोचा मैं उन्हें बेहोश करके वहां से भाग जाऊंगा, लेकिन आपने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि आप वहां गए क्यों थे? जी, उन्हें ब्लैकमेल करने। क्या है कि मेरे पास उनकी और बरखा जी की कुछ तस्वीरें थी। अगर वो अभिनव जी से मुझे ज़्यादा पैसे देंगे तो मैं वो सारी तस्वीरें मिटा दूंगा, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। हाँ, लेकिन जब मिस्टर खुल्लर ने आपकी इस धमकी को मानने से इनकार कर दिया, तब आप भड़के, आप दोनों के बीच में हाथापाई हुई और आप ही ने उनकी नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं मारा, कसम से। मैं तो बस उन्हें ब्लैकमेल करने वहां गया था, ऑफर देने। और यही ऑफर इससे पहले मैंने बरखा जी को भी दिया था। फाड़ दीजिए मैडम, कॉपी सी तो है, ओरिजिनल तो मेरे इस कैमरे में कैद है। तो बोलिए, ऑफर मंजूर है या? मैं तुम जैसे इंसान की धमकियों से नहीं डरती, समझे? अभिनव को मैं अपनी तरह से हैंडल करूं। गेट लॉस्ट। एक छोटी सी समस्या है लश्कर सिंह जी। बरखा जी का ये कथन है कि आपसे मिलना तो दूर, वो मिस्टर खुल्लर को जानती तक नहीं थी। झूठ बोलती है सर वो। मेरे पास तस्वीरें हैं उनकी और खुल्लर जी की। नहीं तो कहाँ है वो तस्वीरें? वो मैंने डर के मारे जला दी, ताकि मेरा नाम खुल्लर जी के साथ कनेक्ट ना हो। तो जो ओरिजिनल फोटोग्राफ्स थी वो किसी डिस्क पर थी, चिप पर थी, कहाँ थी? मेरे कैमरे में कैद थी। वही कैमरा जो मैं खुल्लर जी के घर पर भूल आया था। और ढूंढने पर भी आपको नहीं मिला होगा कैमरा? जी नहीं। योर ऑनर, विचित्र बात यह है कि वो कैमरा पुलिस को भी मौकाए वारदात से बरामद नहीं हुआ, जिसका अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति वहां उस कैमरा को ढूंढने गया था और उसी व्यक्ति ने वहां से उस कैमरा को ओझल किया है। जी, मैं जब मिस्टर खुल्लर को जानती ही नहीं, तो मैं उनके घर कैमरा लेने कैसे जाऊंगी? नहीं, आप जानती थी ना उनको, क्योंकि लश्कर सिंह जी के कथन के अनुसार आप थी उन तस्वीरों में जो लश्कर सिंह जी ने खींची थी। और वो कैमरा खुल्लर साहब के घर पर वो भूल आए थे, तो आप वो कैमरा लेने गई थी ना वहाँ? जी नहीं, आप गई थी? नहीं, आप नहीं गई? नहीं, आप कभी खुल्लर साहब के घर नहीं गई? जी नहीं। Are you sure? हाँ। तो ये बताइए बरखा जी, खुल्लर साहब के घर के कूड़ेदान में से ये टिश्यू बरामद हुआ जिस पर किसी महिला के होठों का रंग लगा हुआ है। इसकी फोरेंसिक जांच करने पर पता चला कि इसका डीएनए आपके डीएनए से मैच हुआ। ये कैसे संभव हुआ जब आप वहां गई ही नहीं? तो हाँ, ये टिश्यू मेरा ही है, पर हो सकता है उसे किसी ने जानबूझ के वहां फेंका हो। इन्हें फंसाने के लिए। अच्छा, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मिस्टर शेखावत को फंसाने के लिए इनके कोट का बटन वहां मौकाए वारदात पर डाला गया था। वैसे मिस्टर पाठक, आपके पिताजी तो फंस चुके हैं,
अब आप बरखा जी को क्यों फंसा रहे हैं? क्योंकि मिस्टर देसाई, या तो लश्कर सिंह जी झूठ बोल रहे हैं या बरखा। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि दोनों में से झूठा कौन है। जी मैं सच बोल रही हूँ, मेरा उस खुल्लर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ना कैमरा है ना तस्वीर है, फिर साबित कैसे करेंगे? हाँ योर ऑनर, कैमरा भी था और चित्र भी है। केवल चित्र नहीं, चलचित्र है यहाँ। लश्कर सिंह ने अपने कथन में कहा था कि उन्होंने बरखा जी और खुल्लर साहब को आमेर रोड के सनशाइन रेस्टोरेंट में 10 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे देखा। वहां के सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज अदालत में चलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। हाँ तो बरखा जी, क्या आप अब भी यही कहेंगे कि आपको कोई फंसा रहा है? जी हाँ, मेरा जगदीश के साथ अफेयर था। लश्कर सिंह ने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सच है। मैं मानती हूँ मैंने अभिनव को धोखा दिया, पर मैंने किसी का खून नहीं किया। She's lying, धोखेबाजी, झूठी है ये। ऐसे मत कहो अभिनव, मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज ये प्यार का ड्रामा बंद कर दो प्लीज। देखो अभिनव, मैं अगर तुमसे प्यार नहीं करती तो शायद वो सारी बातें मैंने पुलिस को अब तक बता दी होती, पर मैं चुप थी ना, सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे खानदान की वजह से। किस सच्चाई की बात कर रही है? बता दूं? हाँ 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 हाँ, बताइए बताइए बताइए, क्या सच्चाई है बताइए। जिस रात जगदीश खुल्लर का खून हुआ था, उस रात मैं उसी के साथ थी, उसके घर पे। अभिनव, तुम? अभिनव रुको रुको, बस गोली चलाओ, गोली। नहीं अभिनव, नहीं। जाकर गाड़ी में बैठ जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। जाओ। और तुम मेरे दोस्त की बेटी हो, इसलिए छोड़ रहा हूं तुम्हें, लेकिन इस बात का जरा सा भी जिक्र कहीं भी हुआ तो तुम्हारी इज्जत की इतनी धज्जियां उड़ा दूंगा कि समेट समेटते तुम्हारा बाप मर जाएगा। झूठ बोली है ये, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था भाई। शी इज लाइंग। और कितनी गवाहियां चाहिए इसके खिलाफ? हिरासत में लीजिए हिरासत में लीजिए इसको, मैं बोलता हूँ। Silence in my court! माधव सिंह पिताजी के तेल के कारखाने में काम करने वाला एक मजदूर था। एक दिन मशीन में उसका हाथ आ गया और कट गया। उसके खोए हुए हाथ के लिए मजदूरों ने भारी मांग रखी, हड़ताल पे गए। यूनियन ने पिताजी पर केस कर दिया। मुझ पर केस करेगा? करणवीर शेखावत पर एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं उसे पता नहीं है कि मेरा वकील मेरा अपना बेटा है, विलायत से बगालत पढ़ के आया है, धज्जियां उड़ा देगा उसकी कोर्ट में। लेकिन पिताजी, जब ये हादसा हुआ माधव सिंह ड्यूटी पर था और लेबर एक्ट के अनुसार उसका हर्जाना तो उसे देना ही पड़ेगा। कहेगा हर्जाना? अरे अपनी लापरवाही से उसने अपना हाथ खोया है। शराब के नशे में धुत होकर आया था वो ड्यूटी पर। ये बात नहीं जानता था मैं। तो अब जान गए हो ना, तो अब जाओ लड़ो। ये केस एक मिसाल होना चाहिए हर उस मजदूर के लिए जो ब्लैकमेल करने के लिए हमें चला आता है। गो एंड फाइट माय बॉय। तहकीकात करने पर पता चला कि माधव सिंह की भूल नहीं थी। वो उस दिन नशे में नहीं था। दोष हमारे ही कारखाने की मशीन्स की थी, जिसके कारण माधव सिंह
और उसके 8 सदस्यों का परिवार पाई पाई को मोहताज हो गया। यानी उसे हरजाना मिलना चाहिए था। लेकिन मैंने जब उनसे ये बात कही तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। कहा कि अगर मैं केस नहीं लड़ पा रहा हूं तो छोड़ दूं, वो किसी और वकील को नियुक्त कर लेंगे। लेकिन मुझसे यह अन्याय देखा नहीं गया। मैं केस लड़ा, लेकिन माधव सिंह की ओर से। अपने पिताजी की कंपनी के अगेंस्ट? हाँ, केस जीतकर मैंने माधव सिंह को उसका हर्जाना तो दिलवाया, लेकिन वो जीत मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार थी। सबसे बड़ी हार तो उस दिन मेरी हुई। उस दिन मैंने अपने बड़े बेटे को खो दिया और आज अपने छोटे बेटे और पति को खो रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। मैं बहुत जल्द अभिनव और पिताजी को घर वापस ले आऊंगा। वादा? वादा। और उनके साथ तू भी घर वापस आएगा? वादा? सत्यमेव जयते। सच की हमेशा जीत होती है। यही था ना तुम्हारा नारा। पर शायद पिछले 12 साल से तुम ये नहीं समझ पाए कि दुनिया में सबसे बड़ा सच होता है ना अंतरात्मा, ना भगवान, ना आदर्श। सबसे बड़ा सच है पैसा। और वही आज अदालत में तुमने देखा और सुना। तुम्हारे कायदे कानून के झंडे लहराते रह गए और वो टोक सबकी नजरों के सामने अपनी दौलत से पूरी अदालत खरीदता चला गया। और तुम कुछ नहीं कर पाए मिस्टर पाठक, कुछ नहीं। अब तो समझो पैसे का मोल। कैसा मोल? लाखों करोड़ों लोगों के पास में लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, किंतु सत्य कितने लोगों के अंदर मिलता है? जो वस्तु सत्य से पाई जा सकती है वो धन से खरीदी नहीं जा सकती। इंसाफ के तराजू से तोला जाए तो सत्य का वजन धन से कहीं ज्यादा है। ये केस मैं जीतूंगा, आपके ताकत और दौलत के बलबूते पर नहीं, अपने सत्य के आधार पर। देखेंगे आप, वंस एंड फॉर ऑल। वक्त है तुम्हारा ये सच का जाप छोड़ दो और इस केस को मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दो। दिल्ली तक पहुंच है मेरी। 4 दिन के अंदर अंदर मेरी जगह पर ये टोक हिरासत में होगा। इसकी नौबत नहीं आएगी। तुम्हारी से तुम्हें ले डूबेगी और साथ में हमें भी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, पिछली गवाही के दौरान तो सारे गवाह पाठक साहब के पिताजी और भाई। सॉरी, अभी अदालत में तो आपका कोई पिता और भाई नहीं होगा ना। इनके मुवक्किल के खिलाफ गवाही दे रहे थे, तो अब ये बताइए कि अब आप क्या करेंगे? हैं देसाई साहब, स्कूल में जब कोई प्रश्न मुझे समझ में नहीं आता था, मैं बार बार उस प्रश्न को पढ़ता था जब तक समझ में ना आ जाए और उसके उत्तर तक पहुंचता था। आपने भी यहाँ अदालत में कुछ ऐसे प्रश्न किए हैं जो मेरी समझ में नहीं आए। एक बार फिर उन प्रश्नों को दोहराना चाहूंगा, उनके उचित उत्तर तक पहुंचने के लिए। योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं उजागर सिंह जी को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। उजागर सिंह जी, आपने कहा था कि अभिनव शेखावत हत्या करके वहां से भाग रहे थे, तो आपने इन्हें रोकने का प्रयास किया और इन्होंने आपको धक्का दिया, जिसके कारण आपके हाथों में ये चोट लगी। जी। एक बार कृपया अपना बैंडेज खोलकर अपना घाव दिखाएंगे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर।
किसी का घाव खरीदना कौन सी सही बात है? इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। योर ऑनर, मैं घाव खरीद नहीं रहा, केवल देख रहा हूं और इसका इस केस से ताल्लुक है। ओवररूल्ड। ये जो घाव है ये ऐसा तो नहीं लग रहा उजागर सिंह जी कि मेरे मुवक्किल के आपको धक्का मारने के बाद आप जमीन पर गिरे और आपका हाथ रगड़ गया जमीन पे। जब जमीन पर हाथ रगड़ता है तो खरोंचें पड़ती हैं, तो आपका हाथ कटा हुआ है। वैसे भी कुल्लर साहब के बंगले के बाहर जो मिट्टी है वो तो चिकनी है, तो वहां गिर कर हाथ रगड़ कर इस प्रकार से कटना तो असंभव बात है। हुआ ये होगा कि प्रथम बार जो आप कह रहे थे अदालत में कि जिस समय कुल्लर साहब की हत्या हुई आप घर चले गए थे खाना खाने, तो आप जब घर गए खाना खाने, आप खाने के साथ में प्याज खाना चाहते थे। प्याज काटते वक्त आपका हाथ कटा। ये आपसे किसने कहा? आपके पड़ोसी हिम्मत लाल जी ने। वो कह रहे थे कि आप उस रात उनसे दवा और पट्टी मांगने गए थे क्योंकि आपके घर में थी नहीं। इसका अर्थ यही हुआ कि आपका हाथ आपके घर में कटा, तो जिस समय कुल्लर साहब की हत्या हुई आप अपने घर में थे। वो झूठ बोल रहा है। तो क्या आपकी पत्नी रेणुका जी भी झूठ बोल रही है? क्योंकि उनका भी यही कथन है कि जिस समय कुल्लर साहब की हत्या हुई आप ड्यूटी पर नहीं थे, आप घर गए थे खाना खाने। क्या मेरी पत्नी ने आपसे ऐसा कहा? और उन्होंने ये भी बताया हमें कि बहुत ढेर सारे रुपए आपको दिए गए थे झूठी गवाही देने के लिए, अदालत में झूठ बोलने के लिए दे गए थे ना भाई? बोलो। बार बार कह रही थी पैसा पैसा पैसा, और जब पैसा लाकर दिया मेरी पीठ में ही छुरा मार दिया। समझाया था किसी से कुछ मत कहना, अपना मुंह बंद रखना, लेकिन वो औरत मुंह बंद न रख सकी। नहीं, देखिए, दोष नहीं देंगे उस बेचारी को, उनका मुंह तो बंद ही था। आपका मुंह खुलवाने के लिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। खुल गया ना आपका मुंह। चलिए अभी खुले मुंह से बता दीजिए कि किसने रुपए दिए थे आपको झूठ बोलने के लिए, मेरे मुवक्किल के विरुद्ध झूठी गवाही देकर इन्हें फंसाने के लिए किसने दिए थे रुपए? रायल साहब, आपने कहा था कि मेरे मुवक्किल अभिनव शेखावत आपके साथ रात के 8 बजे तक थे, जिसके पश्चात हाथ में गन लिए गुस्से में झुलसते हुए ये कुल्लर साहब के बंगले पर चले गए थे उनकी हत्या करने 9 बजे के आसपास, राइट? जी। आपने ये भी कहा था कि इनके जाने के तुरंत बाद आपने इनके पिताश्री शेखावत साहब को फोन किया था उन्हें सचेत करने के लिए, ये भी सही है? जी। ये संभव नहीं है रायल साहब, क्योंकि आपके फोन कॉल के रिकॉर्ड्स के अनुसार आपके मोबाइल फोन से कोई फोन गया ही नहीं। ये देखिए, उस समय कोई फोन किया ही नहीं गया। वो मैंने सेल फोन यूज नहीं किया था, लैंडलाइन से फोन किया। लैंडलाइन की सूची भी है मेरे पास, ये देखिए। इससे भी श्री करणवीर शेखावत को कोई फोन नहीं किया गया। मुझे पूरा याद है, मैंने फोन किया था। हाँ, किया था, फोन किया था, लेकिन शेखावत साहब को नहीं, बरखा जी को। ये देखिए, बरखा को आपने फोन किया इनके जाने के बाद, संभवतः इसलिए क्योंकि आप उसे बताना चाहते थे कि अभिनव उनके बारे में जान गए, बरखा को सचेत करना चाहते थे। क्यों बरखा को सचेत करना चाहते थे आप? क्यों बरखा को फोन किया था आपने? जी, मैंने फोन नहीं किया। बरखा को फोन किया था आपने, क्योंकि बरखा के साथ आप मिले हुए हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने फोन नहीं किया। इस बात का कोई गवाह है जो ये कह सके कि आपने बरखा को फोन नहीं किया था? अभिनव मतलब? क्योंकि अभिनव मेरे साथ देर रात तक था। आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। नहीं, तो पहले आपने क्यों कहा कि ये 8 बजे ही चले गए थे अपनी गन लेकर? मतलब पहले झूठ बोल रहे थे आप? झूठ बोल रहे थे आप?
झूठ बोल रहे थे या नहीं? जी, किसके कहने पर झूठ बोल रहे थे? मिस्टर टॉम, साइलेंट। साहब, उन्होंने पहले हमें पैसे देकर हमसे झूठ बुलवाया था। कहा था कि आपसे और पुलिस से पहले हम झूठ कहें। हमारे साहब को उसी लड़के ने मारा। अदालत में छोड़ेंगे नहीं उसे, सच 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 कहेंगे। लेकिन अदालत में आने से पहले मिस्टर शेखावत ने हमें उससे भी ज्यादा पैसे दिए थे ताकि मैं झूठ न बोलूं और अदालत में सच कहूं। उस रात अभिनव मेरे साथ शाम 7 बजे से तकरीबन रात 11 बजे तक था और मिस्टर खुल्लर की मौत 9 बजे हुई। तो जाहिर है अभिनव बेकसूर है। पर इसके बाद टॉमसन ने हमारी इतनी धुलाई की कि डर के मारे साहब हमने अपना बयान बदल दिया और इस बार मिस्टर शेखावत को भी फंसा दिया। तो टोंग साहब, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सत्य की ताकत के सामने पैसों का कोई मोल नहीं। हाँ, मैंने इन दोनों से झूठा बयान दिलवाया था क्योंकि शेखावत हमारा दुश्मन है और दुश्मनों को चोट पहुंचाकर वरने करोड़ों का फायदा होता। हाँ, तो करोड़ों का और फायदा पाने के लिए आपने अपने दुश्मन के सुपुत्र को इस जाल में फंसाया, खुल्लर साहब की हत्या करके। नहीं, अगर मैं कहूं कि हत्या के समय किसी ने आपको खुल्लर साहब के बंगले में देखा था हाथ में कोल्ट पिस्टल लिए, तो क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगा वो आदमी अंधा है। सर जी, मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई खूनी नहीं। अच्छा, ये रुमाल फिर आपका खुल्लर साहब के सोफा के पास कैसे पाया गया? सर जी, मैं रुमाल रखता ही नहीं, ये मारा नहीं है। मिस्टर पाठक, आपके तुक्के हर बार हर किसी पे चलने वाले नहीं है। मिस्टर टोंग बेकसूर है। जानता हूँ, ये रुमाल उनका नहीं मेरा ही है, केवल आजमा रहा था। नहीं, आप इन्हें नहीं, आप हमें आजमा रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा कि आपके मुवक्किल पे से अभी तक हत्या का दोष हटा नहीं है। हट जाएगा देसाई साहब। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में बरखा जी ने जो कथन दिया था वो मेरी समझ में नहीं आया। विस्तार से उसे समझने के लिए मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। योर ऑनर, मैं अदालत को याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली सुनवाई में बरखा जी ने अदालत में यह कथन दिया था कि 9, 10 और 11 जनवरी को जब जासूस लश्कर सिंह जी ने इनकी खुल्लर साहब के साथ तस्वीरें खींची थी, उस समय ये जयपुर में ही थी। सनशाइन रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरा में जो आपके चित्र हैं खुल्लर साहब के साथ, वो आप ही थी। जी। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जयपुर में ही थी, किंतु आपने उसकी पिछली सुनवाई में कहा था कि आप जयपुर में नहीं थी। जनवरी 9, 10 और 11 तारीख को आप आगरा में थी। आपने याद है, आपको आपने फोटो दिखाई थी आगरा की, आपकी, आप आगरा में हैं, आपके मोबाइल फोन पर वो तस्वीरें थी, तो वो झूठी थी। हाँ, वो तस्वीरें झूठी थी। तो क्या राहिल खान साहब और उजागर सिंह साहब की तरह आपने भी इनके टोंक साहब के कहने पर झूठ बोला? जी नहीं, मैं मिस्टर टोंक को नहीं जानती। अच्छा, आप मिस्टर टोंक को नहीं जानती, पर आपने तो ये भी कहा था कि आप खुल्लर साहब को भी नहीं जानती। फिर आपकी जान पहचान निकली उनके साथ। देखिए, आप खामखा मुझ पे शक कर रहे हैं। बरखा जी, क्या आपने खुल्लर साहब का खून किया है? जी नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया है। मैं थक गई हूँ ये सब कह के। पसीना क्यों आ रहा है आपको? लीजिए, पसीना पूछ लीजिए। ये जो मैं आपसे जब मिला था, आपसे वार्तालाप हुई थी मेरी, उस समय जब मैंने आपको रुमाल दिया था, आपने दाहिने हाथ से लिया था, इस बार बाएं हाथ से लिया। पाठक साहेब, छोड़ो ने, हवे डाबो जमणो दाया बाया क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क तो आपकी भाषा में पड़ा है। क्योंकि वही तभी जब वार्तालाप हुई थी हम दोनों के बीच, तो आप कुछ ऐसा कह रही थी, खून, खान, खत्म। लेकिन अब आपका उर्दू तलफ़ुज़ जो है वो बिल्कुल साफ है, खून, खत्म, खान। पाठक साहब,
पाठक साहब छोड़ो ने, हमें क्या साबित क्या करना चाहते हैं आप? हाँ छोड़िए ना, भाषा में क्या रखा है, लाइए। असली नाखून है जी। इससे तो फर्क पड़ता है देसाई साहब, क्योंकि तभी जब ये रुमाल मैंने आपको दिया था, भाषा आपकी साफ नहीं थी, तभी आपके नाखून भी एकदम छोटे थे। ये अचानक कुछ ही दिनों में इतने लंबे नाखून को छोटे होते हुए देखा है, लेकिन छोटे नाखून को लंबे होते हुए इतने कम दिनों में दिखा नहीं। मिस्टर पाठक, आपका इशारा किसकी तरफ है? मैं समझाता हूँ यूनुस। अभिनव, मैं चाहता हूँ कि तुम बरखा से कोई ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर तुम दोनों के अतिरिक्त और किसी के पास ना हो। बरखा, ये बताओ, हम हर साल अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। जिस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, उस दिन की कौन सी तारीख है वो? हाँ बताती हूँ ना मैं। बताइए बताइए, सोच के बताइए, समय लीजिए। हाँ वो तारीख मैं बस। बरखा, तुम्हें तो याद होना चाहिए ना। बरखा, तुम्हें तो याद होना चाहिए ना। तो स्ट्रेंज, हर साल तुम्हें मुझे याद दिलाते, तुम्हें याद कैसे नहीं है? योर ऑनर, प्रपोजल की डेट मिले ना मिले, लेकिन मिस्टर के.डी. पाठक को इस केस की अगली तारीख नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रहे कत्ल के सबूत। ये कॉल्ट 911 पिस्टल और ये टी शर्ट जिस पर खून लगा है, जो मिस्टर अभिनव शेखावत का है। और पुलिस को यह सबूत मिला है मिस्टर के.डी. पाठक की सूटकेस में से। और वो सूटकेस उनको मिला है उनके पिताजी मिस्टर करणवीर शेखावत के घर से। छोटे भाई ने खून किया, बाप ने सबूत मिटाए, और बड़े भाई ने उस सबूत को छुपाने की कोशिश की। तीनों के तीनों मिले हुए, योर ऑनर, केस खत्म। इस नए सबूत की पुष्टि हो जाने के बाद अगली सुनवाई पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। ये के.डी. पाठक को भी असलियत का अंदाजा होने लगा है। इससे पहले कि वो तुम तक पहुंच जाए, तुम्हें मरना होगा। बरखा, आइए इंस्पेक्टर साहब। चले अदालत। जी, मैं बरखा नहीं, मेघा हूं, उसकी जुड़वा बहन। बरखा शर्मा वो रही। दरअसल बचपन में ही मुझे और मेघा को दो अलग अलग परिवारों ने एक ही अनाथ आश्रम से गोद लिया था। हम दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। जगदीश खुल्लर का अफेयर बरखा के साथ नहीं, मेरे साथ। अर्थात अभिनव और जासूस लश्कर सिंह
दोनों को धोखा हुआ था। उन्होंने खुल्लर साहब के साथ बरखा को नहीं, आपको देखा। जी हाँ, और जब लश्कर सिंह मुझे ब्लैकमेल करने के लिए वो तस्वीरें लेकर मेरे पास आया, तब अनजाने में उससे मुझे पता चला कि मेरी कोई हमशक्ल भी है। फिर अभिनव की शक के बिना पर मैंने उसे फंसाने का प्लान किया। तो ये बताइए कि खुल्लर साहब की हत्या करने के पीछे क्या कारण था? जगदीश खुल्लर के पास मेरे कुछ ऐसे मेमोरीज थे जिससे वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे तो उसे बहुत पहले मार देना था। फिर मैंने सोचा कि उसे ऐसा मारूंगी कि पूरा शक अभिनव पे है। इसीलिए पहले मैं अभिनव के घर गई बरखा बनकर, किसी को शक ही नहीं हो। और फिर मैंने उसके घर से वो गन चुरा ली। मर्डर के बाद मैंने अभिनव की वो टी शर्ट भी चुरा ली जो उसने उस रात पहनी थी। उसके बाद उसके ऊपर जगदीश खुल्लर की लाश से लिया हुआ खून भी लगा दिया। सारा काम हो गया था। फिर मैंने गन और टी शर्ट दोनों अपने पास रख लिए ताकि पुलिस का सारा शक सिर्फ अभिनव पे जाए। मैंने सोचा जब इतना सब कर ही लिया तो क्यों ना बरखा को मारकर मैं उसकी जगह ले लूं। बरखा बहुत अमीर खानदान से, और यही किया मैंने, उसे किडनैप करके। और फिर वो टी शर्ट और गन मैंने आपकी सूटकेस में छुपा दी ताकि एक बार वो पुलिस को मिल जाती ना तो अभिनव के ऊपर जगदीश खुल्लर के खून का इल्जाम साबित हो जाता, और फिर मैं अपनी पूरी जिंदगी बरखा बनकर अमीरी में जीती। और अफसोस कि अब बाकी बची जिंदगी आपको सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। डिफेंस, रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत मिस मेघा को जगदीश खुल्लर के कत्ल के जुर्म में दोषी पाते हुए फौरन हिरासत में लेने का आदेश देती है और मिस्टर अभिनव शेखावत को और करणवीर शेखावत को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। भले। टिकट्स ले लिए तूने? जी सर। Don't get emotional on me, okay? मत जाना। जयपुर कौन सा दूर है? इतना दूर कि 12 साल लग गए तुझे सफर तय करने में। पापा, अपने कमरे में अरे अनिसा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। रुको। चाहो तो रुक सकते हो। शेखावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को एक सीनियर लॉयर की जरूरत है। टर्म्स, कंडीशंस, तनख्वाह
सब कुछ तुम्हारी मर्जी के। बोलो क्या कहते हो? आप मेरी जगह होते तो क्या कहते? ना कह देता। सिद्धि बहुत है तुम। पिता पे गया। जीता रहे। पापा दूध पी लीजिए पापा, आपका व्रत है ना पापा। और देखिए सुबह से आपने कुछ खाया भी नहीं है, लीजिए दूध पी लीजिए। पापा ये बिजली को क्या? मिस्टर अजीत, प्लीज मूव। पापा नहीं पापा, पापा। माचिस कहाँ है? कौन? बेटा रवि। नाना जी, मुझे मार दिया गया है। मुझे उन लोगों ने मार दिया है। नाना जी, नाना जी। रवि तुम यहाँ कैसे? नाना जी मर गए? तुम्हें कैसे मालूम? नाना जी तू यहाँ कैसे आ गया? जल्दी निकल यहाँ से। आप ही लोगों ने नाना जी का खून किया। क्या बकवास कर रहा तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ। सही है, रुकिए मैं बात करती हूँ। रवि पापा गुजर गए, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मौसी, नाना जी ने खुद मुझे बताया। क्या कह रहे हो? क्या बताया तुम्हें? नाना जी खुद मेरे घर आए थे और उन्होंने कहा कि पागल हो गया है तू, उनको मरे हुए तो 1 घंटा हो गया है।
रवि, मेरी बात सुनो। रवि, पापा की मौत हार्ट अटैक से हुई है। डॉक्टर ने जांच भी कर ली है रवि, उन्हें किसी ने नहीं मारा। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। बाबूजी चल नहीं सकते थे, वो व्हीलचेयर पे थे। पता नहीं है तुम्हें? वो सब मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है मौसी कि नाना जी मुझसे अभी अभी मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि घर में से किसी ने उनकी हत्या की है। वो मर चुके हैं रवि, अब वो तुम्हारे पास नहीं आ सकते। आ सकते हैं, आ सकते हैं। मैंने देखा है, मैंने अपनी माँ को देखा है। जतन, ये रवि बिल्कुल ठीक कह रहा है। बाबूजी को इसने पक्का देखा है। कैसी बातें कर रही हो पुष्पा? बाबूजी की आत्मा। गॉड, अरे ये पागल हो गया। इसे घर में किसने घुसने दिया इसको? एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। मुझे लगता है कि रवि सही कह रहा है। अरे अब तुम्हें भी क्या बाबूजी ने आगे बताया है? भैया आप ये देखिए, इनकी जबान काली पड़ गई है। शायद डॉक्टर्स ने इनकी जबान चेक नहीं की है। नेचुरल डेथ में जबान काली नहीं पड़ती है। इन्हें जहर दिया गया है, ऐसी किस्म का जहर जिसका असर देर से पता चलता है। मैंने कहा था किसी ने नाना जी की जान ली है। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना ही होगा। नाना जी का पोस्टमार्टम हमें करवाना ही होगा। पोस्टमार्टम? अरे तू पागल हो गया क्या? पोस्टमार्टम? भैया ये गलत कहाँ कह रहा है? मेरी भी राय यही है, हमें पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। देखिए अगर बाबूजी का वाकई खून हुआ है तो कातिल का पता लगाना बहुत जरूरी है। आई एम रियली सॉरी। वैसे दीनानाथ जी ने खाने में क्या खाया था? आई मीन जो आप लोगों ने नहीं खाया था। जी उन्होंने तो कुछ खाया ही नहीं था सुबह से। उनका तो व्रत था, बस वो नंदू ने प्रसाद लाके दिया था, वही खाया था। ये नंदू कौन है? फूल वाला है, हमारे घर फूल देने आता है। सर कमरे से ये प्रसाद मिला है। तो ये वही प्रसाद है जो? जी वही है। मिस्टर सतीश, आपका शक बिल्कुल सही निकला। दीनानाथ जी की मौत जहर से ही हुई। और वो जहर उनके प्रसाद में था, जो कि हमें उनके कमरे से मिला। जब हमने नंदू फूल वाले से तहकीकात की तो उसने हमें बताया कि वो प्रसाद उसे रवि ने दिया। रवि? रवि, क्या मैं सही कह रहा हूं? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, नाना जी को प्रसाद मैंने ही भिजवाया था, पर उसमें जहर मैंने नहीं मिलाया। झूठ बोल रहे हैं आप, बकवास कर रहे हैं आप। आपके घर से हमें यह जहर की शीशी मिली, जिसमें अभी भी जहर बाकी है। और यही नहीं, इसके पहले भी आपने दीनानाथ जी को मारने की कोशिश की। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब ये कैसी बात कर रहे हैं? वो मेरे नाना जी, मैं उनका खून क्यों करूंगा भला? इसका फैसला तो अदालत करेगी। फिलहाल यू आर अंडर अरेस्ट। गिरफ्तार कर लो इसे। अरे मामा जी बताइए इनको, मैं नाना जी का खून नहीं कर। अरे छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने नाना जी का खून नहीं कर सकता। रवि, तुम्हारी ये कहानी जितनी विचित्र है उतनी ही मनोरंजक भी। सुन के मजा आया, लेकिन विश्वास करना जरा कठिन है। ये भूत प्रेत की बातों पर, अंधविश्वास की बातों पर न अदालत विश्वास करेगी न मैं। इसलिए सच सच बताओ, कैसे पता चला तुम्हें अपने नाना जी के देहांत का? सर सच ही बता रहा हूं मैं आपसे। सर नाना जी मेरे सामने खड़े थे और उन्होंने खुद मुझसे कहा। अब अगर तब तक उनका देहांत हो गया था तो भूत ही होंगे ना सर? नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ कि भूत नहीं हो सकते ना, भूत नहीं होते हैं, नहीं प्रकट होते लोगों के सामने। सर प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैंने अपने नाना जी को नहीं मारा। मुझे नहीं मालूम ये सब क्या हो रहा है, मैं अपने नाना जी को नहीं मार सकता सर।
योर ऑनर, ये केस बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा केस है। 2+2 4 वाला इश्यू है। अदालत का ज्यादा वक्त बर्बाद होगा नहीं। दीनानाथ तिवारी जी, उनकी हत्या की गई है और जो सबूत और हालात है वो सारे इशारा कर रहे हैं कि दीनानाथ तिवारी जी की मृत्यु, उनकी हत्या उनके नाती यानी कि उनकी बेटी के बेटे रवि शर्मा ने की है। दीनानाथ तिवारी जी की मृत्यु जहरीला प्रसाद खाने की वजह से हुई थी। एक्चुअली ये प्रसाद जो है वो नंदू नामक एक फूल वाले ने दीनानाथ तिवारी जी को दिया था। वो रोज, नंदू जो है वो रोज फूल देने तो जाता था दीनानाथ तिवारी जी को, लेकिन उस दिन फूल बना के जहरीला प्रसाद खिला दिया। और एक बात पता चली योर ऑनर कि ये जो जहरीला प्रसाद है वो नंदू को दिया किसने? रवि शर्मा ने। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ रवि शर्मा जी से योर ऑनर, इजाजत है? थैंक यू। बस इस सवाल का जवाब मिल जाए 10 मिनट में तो केस खत्म। उससे पहले लंच घर पे कीजिएगा जा। रवि जी ये बताइए कि ये जो प्रसाद दीनानाथ जी ने खाया वो प्रसाद तुम्ही ने नंदू फूल वाले को दिया था? जी नहीं, जी हाँ या जी ना? मिस्टर जायसवाल, क्या ये नहीं हो सकता कि रवि ने ही नंदू को वो प्रसाद दिया, लेकिन जिस समय प्रसाद दिया प्रसाद में जहर नहीं था, उसके पश्चात नंदू ने या किसी और ने उस प्रसाद में जहर मिलाया हो? संभव है? संभव है, हो सकता है, लेकिन एक चीज है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, आप समझा दीजिएगा मुझे कि वो कैसे हो सकता है। योर ऑनर, ये जो बॉटल है जिसमें जहर है और ये वही जहर है जो दीनानाथ जी के प्रसाद में था जो उन्होंने खाया और उनकी हत्या हो गई। ये जहर वाली जो बॉटल है, आधी बॉटल, वो रवि जी के कमरे से मिली। ये कैसे हो सकता है? खैर छोड़िए योर ऑनर। और एक बात है, ये चाकू तीसरा सबूत है रवि शर्मा जी के खिलाफ। इन पर रवि जी के उंगलियों के निशान है और दीनानाथ जी की जब मृत्यु हुई उसकी पिछली रात ये चाकू दीनानाथ जी के बेडरूम की खिड़की के नीचे से मिला, बाहर की साइड। ये कैसे पहुंचा वहां पे? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं दीनानाथ जी के वॉचमैन गंगाराम को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा योर ऑनर, इजाजत है? हाँ साहब, उस रात जब हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो हमने बाबूजी के कमरे के नीचे किसी को देखा था। वहीं रुको! हमारी आवाज सुनने के बाद वो भाग गया था। हमने वहां जाकर देखा तो जमीन पर एक चाकू पड़ा हुआ था। हमने वो चाकू उठाकर जतिन बाबू को दे दिया। योर ऑनर, वो चाकू जतिन ने पुलिस के हवाले कर दिया और फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार उस चाकू पर जतिन और गंगाराम जी के अलावा सिर्फ रवि की उंगलियों के निशान हैं। ऐसा तो केस खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी पाठक साहब आप कुछ पूछना चाहे तो प्लीज। पूछ ही लेता हूँ मैं, आपकी दलील को खत्म कर देता हूँ। भाई ये बताओ कि जो कह रहे हो आप, जिस व्यक्ति को भागते हुए देखा उस व्यक्ति का चेहरा देखा था? नहीं साहब, बहुत अंधेरा था वहाँ। इसका अर्थ ये होता है कि आप विश्वास से नहीं कह सकते हैं कि वो व्यक्ति रवि ही थे? नहीं साहब, हम कहाँ कह रहे हैं, ये तो ये वकील साहब कहे जा रहे हैं। नहीं मतलब रवि जो चाकू पे रवि के उंगलियों के निशान मिले। जायसवाल साहब, पता नहीं चाकू को लेकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि दीनानाथ जी की हत्या, उनकी मृत्यु इस चाकू के कारण तो हुई ही नहीं है। आप आज्ञा दें तो मैं अपने मुवक्किल रवि से चंद प्रश्न करना चाहूंगा। इजाजत है? धन्यवाद रवि, जब आपको अपने नाना जी के मृत्यु के बारे में पता चला और आप उनके घर पहुंचे और सबके सामने आपने ये भावना प्रकट की कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई, उनकी हत्या की गई है, कि किस कारणवश आपने ऐसा कहा था? जी वो मुझे किसी ने बताया था। अच्छा, किसने? मेरे नाना जी। यस योर ऑनर, उस रात नाना जी खुद मेरे घर आए थे। नाना जी? भूत मतलब रवि जी भूत वाली बातें करके अदालत को, इस केस को गुमराह कर रहे हैं और ऑनर। और पाठक साहब, आप भी क्या इतने सीनियर लॉयर हो गए हैं? अरे नहीं जायसवाल साहब, भूत प्रेत में तो मैं भी नहीं मानता। मैं केवल अदालत को ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि रवि ने अगर यह हत्या की होती तो स्वयं उस घर में क्यों जाते और सबको क्यों बताते कि दीनानाथ जी की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई, उनकी हत्या हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग भी इन्होंने की थी,
तो ऐसा करके अगर इन्होंने हत्या की होती तो इन्होंने तो पूरा ये जो मुसीबत है अपने सर मोड़ लिया ना। तो चुप रहते तो मामला नहीं, कब चुप जाता। नहीं रहते, चुप नहीं रहते। चुप रहने से प्लान फेल हो जाता फाटक साहब। अच्छा, कैसे? हाँ, क्योंकि योर ऑनर ये घर पे जाके जो परिवार वाले हैं दीनानाथ जी के, उन पर से किसी पे इल्जाम लगाना चाहते थे क्योंकि पूरे परिवार से इनको नफरत थी। ये तो मैंने रोक दिया, टोक दिया, वरना रवि जी ये भी कह देते कि उनके नाना जी के भूत ने ये भी बता दिया है कि हत्यारा कौन है। और भूत वाली बात इसलिए छेड़ी क्योंकि उनको पता था कि जो पुष्पा जी है वो अंधविश्वासी है और इस भूत वाली बात पे बहुत आसानी से भरोसा कर लेगी। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि रवि जी को घृणा थी उस परिवार में से किसी से, या पूरे परिवार से? पूरे इसीलिए इन्होंने ये षड्यंत्र। इसीलिए अच्छा, तो साबित तो करिए। हाँ, नहीं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा नहीं ये, क्योंकि मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे ना आप। इसलिए योर ऑनर मैं दीनानाथ जी के जो सुपुत्र है अजीत तिवारी, उनको यहाँ पे बुलाना चाहूँ। इजाजत है। योर ऑनर, इस रवि की माँ यानी कि हमारी बहन सुधा ने एक जुआरी और आवारा किस्म के इंसान से भागकर शादी कर ली थी और इसी वजह से हमारे पिताजी ने उससे हमेशा हमेशा के लिए सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। कुछ समय बाद हमें यह समाचार मिला कि इसका बाप, जो कि एक गुनहगार था, अपने गुनाहों के कारण उसे जेल जाना पड़ा और इसी वजह से हमारी बहन सुधा ने सुसाइड कर लिया। और ये रवि ये समझता है कि ये सब हमारी वजह से हुआ है। एग्जैक्टली योर ऑनर। बदला और लालच, ये दो चीजें काम कर रही थी रवि के दिमाग में। बदला लेने के लिए दीनानाथ जी की हत्या की और फिर उनकी हत्या के इल्जाम में परिवार वालों को फंसाना चाहा। लालच, जो जायदाद चाहिए थी, उसकी वजह से उनके घर भी पहुंच गए। दैट्स इट। जसवाल साहब देखिए, ऐसा नहीं है कि दीनानाथ जी की मृत्यु से केवल रवि को ही फायदा होने वाला था। 3 और व्यक्ति हैं जिनको फायदा होने वाला था। संभव है कि उन तीनों में से किसी ने दीनानाथ जी की हत्या की हो। योर ऑनर, दीनानाथ जी ने अपनी कोई विल नहीं बनाई थी, जिसके कारण उनके जायदाद के बंटवारे को लेकर परिवार में अशांति का वातावरण फैला हुआ था। इस बात की पुष्टि के लिए मैं उनके घर के पुराने नौकर बिंदा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। बाबूजी और उनके बेटों में तो कभी बनती ही नहीं थी। उनके छोटे बेटे जतिन, वो तो कभी कभार उनसे बात कर लिया करते थे, लेकिन उनकी पत्नी पुष्पा और अजीत, ये दोनों उनसे लड़ते झगड़ते रहते थे। ये जो झगड़े होते थे किस बात पर होते थे? पैसों के लिए वकील साहब। धंधे के नाम पर उनसे बहुत सारे पैसे ऐंठ लिए थे इन लोगों ने। बाबूजी ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था। एक पैसा नहीं दूंगा तुम्हें। मेरी बरसों की कमाई तुम दोनों ने अपनी अय्याशी में फूंक दी। अय्याशी नहीं, बिजनेस किया है हमने। हाँ, जानता हूं मैं क्या बिजनेस किया तुमने। अरे क्या करोगी ये पैसा बचाकर? मरने के बाद हम दोनों को ही मिलने वाला है वो पैसा। तुम दोनों नहीं, रवि का और तुम्हारी बहन सुमन का भी बराबर का हक है उस पैसे पे। एक पैसा नहीं दूंगा उन दोनों को, एक पैसा। याद रखना, ये जो बिल है वो हम दोनों के नाम कर दीजिए आप, समझ गए? मर जाऊंगा लेकिन ऐसी बिल नहीं बनाऊंगा मैं अपने जीते जी रवि और सुमन पे कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। और अगर ज्यादा जबरदस्ती की तो पुलिस पे जाके शिकायत दर्ज करवाऊंगा मैं। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। भैया चलो यहाँ से। चलो तुम भी चलो। जान से मार डालूंगा मैं इस बुड्ढे को। मुझे धमकी देता है अपने बड़े बेटे को। भैया चलो, मैं समझाऊंगा। झूठ बोल रहा है ये नमक हराम। यही बाबूजी के कान भरता था। ऑर्डर मिस्टर अजीत, प्लीज अपनी जगह बैठ जाइए। योर ऑनर, सॉरी पाठक साहब, एक नौकर की बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है? ये भी तो हो सकता है ना पाठक साहब कि रवि ने बिंदा प्रसाद जी को कुछ पैसे खिलाए हो, ये सारी बातें कहने के लिए इनके खिलाफ हो सकता है। हाँ, तो हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि आपने अजीत जी को पैसे दिए हो मेरे मुवक्किल रवि के विरुद्ध बोलने। पाठक साहब, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं आप। आपको पता है, आप जानते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप इतने शरीफ हैं। गली गली में आपके शराफत की चर्चा है। योर ऑनर, अभी बिंदा जी ने अदालत में जो बातें कही, उन्हें प्रमाणित करने के लिए मेरे पास सबल साक्ष्य भी है। रवि, ये जो प्रसाद तुमने नंदू द्वारा भेजा था अपने नाना जी को,
प्रसाद के अतिरिक्त भी कोई तुम्हारे और नाना जी के बीच में कोई आदान प्रदान चल रहा था? यस सर, पिछले कुछ महीनों से मैं और नाना जी नंदू के माध्यम से एक दूसरे को चिट्ठियां पहुंचा रहे हैं और चिट्ठियों में नाना जी ने घर के हालातों के बारे में काफी कुछ लिखा है। योर ऑनर, जिन चिट्ठियों की बात कर रहे हैं वो चिट्ठियां इस समय मेरे पास यहाँ हैं। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि बिंदा जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पढ़ के सुनाता हूँ योर ऑनर। मेरे प्यारे रवि, घर का माहौल अब और भी बिगड़ता जा रहा है। अजीत और पुष्पा विल बनाने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए, मेरी जान के पीछे पड़े हुए। अच्छा है कि तुम इस माहौल से दूर हो और हो सके तो हमेशा दूर ही रहे। तुम्हारे माँ और पिता के साथ जो अन्याय मैंने किया, शायद मेरे वही पापों का ये फल है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। ढेर सारा प्यार, तुम्हारे नाना दीनानाथ। योर ऑनर, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स इस बात का प्रमाण कर चुके हैं कि हस्तलिपि दीनानाथ जी की ही है। मानता हूं कि अजीत ने दीनानाथ जी को जायदाद के लिए परेशान किया, जान के पीछे पड़ गए थे, लेकिन जान ली ये तो साबित नहीं हुआ। कहने और करने में बहुत फर्क होता है योर ऑनर। वैसे तो आपके लिए भी मेरे मन में क्या फीलिंग्स हैं, मन तो मेरा भी करता है कि मैं समझ गया ना? समझ गया। अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके मन में मेरे लिए क्या क्या विचार हैं। ये जो हिंसक विचार मेरे लिए हैं आपके मन में, इन्हें बाहर करने का एक सरल उपाय है। कभी कभार एक आध केस जीत जाए तो अपने आप ये हिंसक विचार बाहर हो जाएंगे, लेकिन मेरे होते हुए ये जरा कठिन है आपके लिए जायसवाल साहब। कोशिश तो कर ही सकते हैं। जरूर कोशिश करूंगा। फिलहाल ये केस जीतने की कोशिश करूं विथ योर काइंड परमिशन सर। प्लीज। योर ऑनर, ये जो सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं वो सारे रवि के खिलाफ है और पाठक साहब जो दावा कर रहे हैं कोई सबूत है नहीं। मिल जाएंगे सबूत समय अनुसार योर ऑनर, मिल जाएंगे। The court is adjourned for the day. नंदू, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाभी जी वो मंदिर में माला चढ़ाने आया था। थैले में क्या है? दिखा। भाभी इसमें फूल हैं, देख लो। ठीक है, चल जा। वरुण, हर केस समान तो होता नहीं। अब अलग केटी बैड न्यूज है। नंदू का खून हो गया और उसका खून भी उसी जहर से हुआ जिससे कि दीनानाथ जी का खून हुआ था। बड़ी विचित्र बात है। भला नंदू को कोई क्यों मारेगा? ये जहर उसे दिया कैसे गया था सिंह साहब? ये तो पता नहीं चला है, लेकिन जब हमने उसकी खोली में जाकर के पूरी छानबीन की तो हमें वहां पर कुछ खाने की चीज भी नहीं मिली। लेकिन एक विचित्र बात यह निकली कि उसकी खोली से हमें 20,000 रुपए का बंडल मिला। सर, जिसके घर में खाने को कुछ नहीं, उसके पास 20,000 रुपए आए कहां से? सोचने वाली बात है। सवेरे नंदू कहाँ गया था ये पुलिस ने पता लगाया? हम उन सभी जगहों पे गए जहां वो फूल लेके जाता है, लेकिन वो आज सिर्फ दीनानाथ जी के घर गया था। लेकिन जब हमने उसके फूल की थैली को देखी, सारे के सारे फूल जस के तस रखे हुए हैं। केडी, मुझे पूरा शक है उसने दीनानाथ जी के ही कमरे से 20,000 रुपए चुराए। क्यों
ऐसा क्यों लग रहा है आपको सिंह साहब? हमें पुष्पा ने बताया कि आज उसने सुबह सुबह नंदू को दीनानाथ जी के कमरे से बाहर निकलते देखा और उस वक्त नंदू के अलावा और कोई नहीं था उस कमरे में। मुझे पूरा शक है, शक ही नहीं बल्कि यकीन है कि ये पैसे उसने उनके कमरे से चुराए हैं। हो सकता है। इतने वर्षों से नंदू दीनानाथ जी के कक्ष में जाता था फूल रखने। दीनानाथ जी पैसे कहाँ रखते थे ये तो उसे पता ही होगा। प्रश्न अभी भी वही है कि अंततः नंदू को कोई क्यों मारेगा? सिंह साहब, पता लगाइए कि नंदू को कैसे जहर दिया गया था। यस कैडी, एंड आई विल लेट यू नो। थैंक यू। so much corruption. अरे थोड़ा सा काम करने के वास्ते भी पैसा खिलाना पड़ता है। सब लोग पैसा खाता है, छोटा सा काम करने के वास्ते भी पैसा खाता है। देख लेना केडी, सब पैसा खा खा के मरेगा। जो पैसा खाएगा वो मरेगा। Everyone who eats money will die. नंदू भी पैसे खाकर मरा क्या? योर ऑनर, ये सत्य है कि दीनानाथ जी की मृत्यु विष के सेवन से हुई है, किंतु वो विष उस समय उस प्रसाद में नहीं था जो प्रसाद रवि ने नंदू के द्वारा उन्हें भिजवाई थी। उस प्रसाद में बाद में जहर डाला गया ताकि इस हत्या का दोष रवि पे डाला जा सके। नहीं, अगर ऐसा जैसा आप कह रहे हैं वैसा है तो फिर दीनानाथ जी के शरीर में वो जहर आया कहाँ से जब प्रसाद में था ही नहीं? नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जो स्टमक वॉश किया गया दीनानाथ जी का, उससे ये साबित होता है कि दिन भर में दीनानाथ जी ने कुछ भी नहीं खाया था सिवाय ये प्रसाद। तो फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ कि दीनानाथ जी के पेट में वो जहर आया कहाँ से? नहीं, मैं बताता हूँ। ये भी हो सकता है कि वो जो हत्यारा है योर ऑनर, उसने वो मुंह पकड़ के दीनानाथ जी के मुंह में ठोस दिया वो जहर। नहीं, और एक ऑप्शन है, ये भी हो सकता है कि दीनानाथ जी को ऐसा लगा होगा कि जिंदगी बीत गई, लाइफ में कभी जहर टेस्ट नहीं किया, चलो ट्राई करके देखते हैं, मुझे मरने का बड़ा शौक है। हो गया आपका? ओके योर ऑनर, वास्तविकता तो ये है कि दीनानाथ जी के शरीर में जहर इन नोटों के बंडल द्वारा प्रवेश किए। मतलब दीनानाथ जी ये जहर वाली नोट खा गए? नहीं, चाट। क्या कर गए? चाट के? हाँ। नोट चाटता है कोई? नहीं, देखिए, एक कृपया कर इसे जरा गिनेंगे। रिश्वत नहीं नोटों को? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। गिनूंगा मैं, आप कहते तो जरूर गिनूंगा। एक, क्या कर रहे हैं आप? चाट रहे हैं अपनी उंगली? मैं चाट रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार से योर ऑनर, किसी ने दीनानाथ जी को ये नोटों का बंडल दिया, इन नोटों पर विष लगाकर। और जैसा कि कई लोगों की आदत होती है, उंगलियों को गीला करने के लिए वो अपने जीभ से चाट लेते हैं, दीनानाथ जी ने भी ऐसा किया और नोटों पे लगा विष उनकी उंगलियों द्वारा, उनके जीभ द्वारा उनके शरीर में प्रवेश कर गया। गिनती करने के बाद योर ऑनर, नोटों का ये बंडल दीनानाथ जी ने सुरक्षित स्थान पर रख दिया, किंतु विष का असर उन पर होने लगा। योर ऑनर, नंदू की मृत्यु भी वास्तव में एक यूं ही अकस्मात ही हुई है। जब उसने दीनानाथ जी से ये नोटों का बंडल चुराया, उसे नहीं पता था कि वो अपनी ही मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। ग्रेट यार, रियली। नहीं, आपने ये तो बता दिया कि दीनानाथ जी और नंदू की मौत कैसे हुई। अब प्लीज ये भी बता दीजिए ना कि ये जो जहर वाला नोटों का बंडल है वो दीनानाथ जी को किसने दिया, प्लीज बता। योर ऑनर,
इस बात को प्रमाणित करने के लिए, साक्ष्य पेश करने के लिए मैं एक ऐसे व्यक्ति को कटघरे में बुलाना चाहूंगा जो कभी कभार दीनानाथ जी की देखरेख किया करते थे। हाँ, कभी कभी मैं अपने पापा को कुछ पैसे दे दिया करता था, लेकिन इतने पैसे देने की मेरी हैसियत नहीं। वैसे भी मेरे घर में मेरे बड़े भैया और मेरी वाइफ पुष्पा ही सब काम हैंडल करते हैं। हो सकता है ये रुपए आपने किसी और से लेकर दिए हो। हाँ, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अभी जतिन जी ने कहा कि कभी कभी वो पैसे दिया करते थे, से ये साबित नहीं होता ये जो नोटों का बंडल है 20,000 रुपए वाला, जहर वाला, वो उन्होंने ही दिया था दीनानाथ जी को, नहीं ना? ऐसा आपको लगता है? अगर लगता है तो प्लीज साबित कर दीजिए ताकि मुझे बुरा ना लगे। साबित तो करूंगा योर ऑनर, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। The court is adjourned for the day. देखिए अजीत जी, आप लोगों को कष्ट देने का उद्देश्य नहीं है हमारा। हम केवल एक रात दीनानाथ जी के शयन कक्ष में गुजारना चाहते हैं। हुआ ये कि कल एक बार फिर कल रात को रवि को दीनानाथ जी दिखाई पड़े और उन्होंने रवि से कहा कि उनकी हत्या का ये जो भेद है वो उनके कमरे में छिपा हुआ है। बस यही भेद जानने के लिए हम वहां एक रात बिताना चाहते हैं। खेड़ी साहब, क्या आप भी ये भूत प्रेत के चौंचलों में विश्वास रखते हैं? अरे वो रवि झूठ बोल रहा है, वो ड्रामा कर रहा है। अब समझ नहीं रहे हैं? झूठ कौन बोल रहा है कौन नहीं, सच क्या है क्या नहीं, ये तो कल सवेरे तक पता चल ही जाएगा। एक रात की बात है जीत जी, बस। ये वकील ने अब एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। ये बुढ़ा हमें मरने के बाद भी चैन से जीने नहीं देगा। भाई साहब ऐसा मत कहिए, बाबूजी की आत्मा बुरा मान जाएगी। पुष्पा, अरे मैं सच कह रही हूँ भाई साहब, बाबूजी की आत्मा यही कहीं है। मैंने भी अपनी माँ की आत्मा को देखा था, देखना उसको भी दिखाई देगी, मुझे यकीन है। आप कौन? मैं दीनानाथ तिवारी। लेकिन दीनानाथ तिवारी जी का तो देहांत हो गया है। मैं मरा नहीं हूं, मुझे मार दिया गया है और मुझे मारने वाले का नाम आए थे वो। कौन? आपके पिताजी दीनानाथ जी। क्या कहा उन्होंने? कहा तो कुछ नहीं, बस हत्यारे का नाम बताया। सर, किसका नाम बताया उन्होंने? पुलिस को बताऊंगा ना। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल रवि अदालत से विनती करना चाहते हैं, आपकी अनुमति हो तो। अनुमति है। योर ऑनर, जब कल रात लॉकअप में मैं बंद था, मुझे पता है आपको बिलीव नहीं होगा, पर नाना जी फिर मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि वो आज यहाँ हमारे बीच आएंगे और अपने कातिल का नाम बताएंगे।
मिस्टर रवि शर्मा, आपको यह पहले भी बताया जा चुका है कि अदालत भूत प्रेत या अंधविश्वास को नहीं मानती। दीनानाथ जी मर चुके हैं, वो अदालत में नहीं आ सकते। लेकिन योर ऑनर, मुझे विश्वास है कि अगर मैं उनको बुलाऊंगा तो वो जरूर आएंगे, क्योंकि उस रात भी तो वही आए थे ना मेरे पास, वरना मुझे कैसे पता चलता कि उनकी हत्या हुई। योर ऑनर, मुझे लगता है कि अगर रवि का विश्वास इतना अटल है तो एक अवसर दिया जाना चाहिए। हाँ बराबर, मौका देना चाहिए। मैं भी मानता हूँ योर ऑनर, मौका देना चाहिए, भले ही अदालत का वक्त बर्बाद होगा और क्या। सुनिए, इनके सर पर हत्या का गंभीर आरोप लगा है। मुझे लगता है योर ऑनर कि इन्हें अपने बचाव में बोलने का एक अवसर देना उचित रहेगा। ठीक है मिस्टर पाठक। मिस्टर रवि शर्मा, मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यस योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ वो ठीक है। बस मेरी एक दरख्वास्त है कि बस कुछ समय के लिए आप ये कोर्ट रूम की रोशनी थोड़ी कम कर दें, प्लीज। इजाजत है। लाइट्स ऑफ प्लीज। नाना जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नाना जी, आपको आना होगा। आपने कहा था आप आएंगे और मुझे यहां से बचाएंगे। नाना जी, क्या आप अपने नाते को बचाने नहीं आएंगे? आइए नाना जी, हम सबको यहाँ आपका इंतजार है। आपके नाते को आपकी जरूरत है नाना जी। मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग। नाना जी आइए, नाना जी प्लीज आइए। आप आ गए। मैं हूँ दीनानाथ। मैंने कहा था ना आपसे। नाना जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि असल हत्यारा कौन है? जी हाँ, मैं बताऊंगा। मुझे मेरी बेटी सुमन ने मारा है। ये सब बकवास है, बकवास। प्लीज लाइट्स ऑन करवाइए। क्या मतलब ये तो बिंदा प्रसाद है, मतलब ये क्या मजाक, मतलब बिंदा प्रसाद ही है। तो ये और ऑनर की सच्चाई को सामने लाने के लिए मुझे ये छोटा सा खेल खेलना पड़ा, क्षमा चाहता। वास्तविकता में मेरे मुवक्किल को वहां लॉकअप में कोई भूत दिखाई नहीं पड़ा। जो भूत दिखाई पड़ा था घर में, वो भूत नहीं था यार, वो भी बिंदा प्रसाद ही थे। बिंदा जी, आगे की कहानी आप बताएंगे अदालत को या मैं ही? नहीं जी, मैं बाबूजी के बेटे जायदाद के लिए उनसे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। और ये अजीत जी, ये तो हमेशा उन्हें मार डालने की धमकी दिया करते थे। जिस दिन बाबूजी की मौत हुई ना, उस दिन हम समझ गए सरकार कि इन्हीं लोगों में से किसी ने बाबूजी को मार दिया। लेकिन हम गरीब किससे कहते? पुलिस या कोई और हमारी बात सुनता क्यों? क्यों विश्वास करते लोग हमारे ऊपर? इसलिए हमने एक निर्णय लिया और भूत बनने का नाटक किया। मैं जानता था कि रवि अपने नाना से बहुत प्यार करते थे, वो उनकी मौत की छानबीन जरूर करवाएंगे। सरकार, जिस दिन बाबूजी की मौत हुई ना, उस रात मेरे सर में बहुत दर्द था। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था और जैसे ही पुष्पा और सुमन वगैरह के रोने की आवाज आई, मैं समझ गया साहब कि मेरे बाबूजी की मौत हो गई। मेरे बाबूजी को मार दिया इन लोगों ने। मैंने चुपके से
बाबूजी के कपड़े पहने और घर से निकल गया और रवि के घर पर चला गया, लेकिन वहां पर रवि नहीं था। मैं बिजली बंद करके रवि का इंतजार करने लगा। योर ऑनर, मैं आरंभ से ही जानता था कि भूत के भेष में कोई अपनी ही बात कहने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए इस भूत के भेद को जानने के लिए मैंने एक रात दीनानाथ जी के कक्ष में बिताई। तो पता चला कि आप कौन? मैं दीनानाथ तिवारी। लेकिन दीनानाथ तिवारी जी का तो देहांत हो गया। मैं मरा नहीं हूँ, मुझे मार दिया गया है और मुझे मारने वाले का नाम मेरी बेटी सुमन ने मारा है। अरे सुनिए दीनानाथ जी, एक बार अपनी शक्ल तो दिखाइए। और उसके पश्चात योर ऑनर बिंदा जी ने मुझे पूरी सच्चाई बताई। इन्होंने सुमन जी का नाम केवल इस कारण लिया क्योंकि इन्होंने सुमन जी को देखा था दीनानाथ जी को 20,000 रुपए देते हुए। योर ऑनर, आपकी आज्ञा हो तो मैं सुमन जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति। जी हाँ, वो पैसे मैंने ही पापा को दिए थे। नहीं, पैसे तो दिए, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें मारा क्यों आपने? मैंने? नहीं नहीं जज साहब, ये झूठ है। मैंने अपने पापा को नहीं मारा जज साहब। केडी साहब, मेरा विश्वास करिए, मैंने अपने पापा को नहीं मारा। योर ऑनर, उस दिन दीनानाथ जी के घर जाने के पीछे उद्देश्य मेरा दो तरफा था। एक और कि मैं भूत के उस भेद को खोलूं जो मैंने बिंदा के रूप में खोला। दूसरा ये कि मैं असल हत्यारे को पकड़ूं। जब बिंदा ने मुझे हत्यारे का नाम बताया तो मैंने बाहर जाकर आए थे। वो कौन? आपके पिताजी दीनानाथ जी। क्या कहा उन्होंने? कहा तो कुछ नहीं, बस हत्यारे का नाम बताया। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं जानता था कि असल हत्यारा सुमन हो या कोई और, वो हड़बड़ा जाएगा और अपनी हड़बड़ाहट में मुझ पर आक्रमण करेगा, जो कि हुआ यार। योर ऑनर, मेरे हाथों में आ गई कान की ये बाली, जिसका अर्थ ये हुआ कि जिसकी भी ये बाली थी उसका कान कट चुका था। सुमन जी विश्वास करते हैं आप पर कि आपने अपने पापा को नहीं मारा, किंतु परंतु आप पर, आपकी बातों पर जितना विश्वास मैं कर पा रहा हूं, दुर्भाग्यवश आपके पतिदेव की बातों पर उतना विश्वास नहीं हो रहा मुझे। सतीश जी आइए ना। ये क्या हुआ? आपके कान में चोट लग गई? वो जी दरअसल वो, चलिए जाने दीजिए इस बात को। तो ये बताइए, आपकी बाली है? जी नहीं, ऐसी बालियां तो बाजार में मिल जाती हैं, किसी की भी हो सकती है। हाँ, बात तो सही है आपकी। ऐसी तो बालियां अनेक मिलती हैं बाजार में, कटे हुए कान नहीं मिलते। आपके कानों में ये चोट कैसे कट गया कान? आप ये जी बात दरअसल ये है कि नहाते समय टॉवल मेरी बाली में फंस गया था और मेरा कान कट गया। झूठ बोल रहे हैं आप सतीश जी। सत्य तो ये है योर ऑनर के इन्हीं ने दीनानाथ जी की हत्या की। यही थे जिन्होंने उन नोटों पर जहर लगाया और अपनी पत्नी के जरिए दीनानाथ जी तक पहुंचाया। यही थे जिन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया, मुझ पर आक्रमण करके। माने या ना माने, आप ही थे सतीश जी। और इस बात का एक और साक्ष्य है मेरे पास। योर ऑनर, जिस दिन दीनानाथ जी की हत्या हुई उसके एक दिन पूर्व भी सतीश जी ने उन्हें मारने का प्रयास किया था, एक गुंडे को उनके शयन कक्ष में भेजकर। जब वो गुंडा घर के पिछवाड़े की पाइप से उनके शयन कक्ष में जाने का प्रयास कर रहा था, उसी समय मेरे मुवक्किल रवि वहां दीनानाथ जी से मिलने पहुंचे। उसी गुंडे बब्बन को मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगा। हाँ, तो बब्बन साहब, ये बताइए कि ये जो दीनानाथ जी की हत्या
आपको करने को कही गई थी, किसने रुपए दिए थे? ये सतीश साहब। जी हाँ जज साहब, दीनानाथ जी का खून मैंने ही किया है। मेरा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया था। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और मेरी पत्नी देवी का अवतार अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और अपने दोनों भाइयों से भी। मेरे कहने के बावजूद ये अपना हक नहीं मांगना चाहती थी और मैं अच्छी तरह जानता था इसके ये दोनों कमीने भाई अपने बाप को टॉर्चर करके उनकी सारी जायदाद खुद के नाम पर लिखवाने के लिए तैयार बैठे थे। पर अगर ऐसा हो जाता जज साहब तो मेरे हाथ एक ढेला नहीं आता। इसीलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं दीनानाथ जी को मार डालूंगा। मैंने बब्बन को भेजा कि वो दीनानाथ जी को मार के उनके कमरे की कुछ चीजें चुरा लें ताकि हत्या और लूट का मामला लगे। लेकिन ये रवि वहां पहुंच गया और इसने मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया। फिर दूसरे दिन मैंने नोटों पे जहर लगा के सुमन के जरिए नोट दीनानाथ जी को पहुंचा दिए। योर ऑनर, मेरी पत्नी बिल्कुल निर्दोष है। इस बेचारी को तो यह तक नहीं पता कि नोटों पर जहर लगा था। मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट रह चुका हूं। जहर की अच्छी पहचान है मुझे। मैंने नोटों पर ऐसा जहर लगाया जिससे यह साबित हो जाए कि मरने वाले की डेथ नेचुरल तरीके से हुई है। किसी को शक भी नहीं होगा और दीनानाथ जी की जायदाद बेटे और बेटियों में बराबर बांट दी जाएगी। लेकिन ये रवि, इसने फिर मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया। एंड वक्त पे वहां पहुंच गए इसने पोस्टमार्टम का बखेड़ा खड़ा कर दिया। उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस रवि को इसके ही जाल में फंसा दूंगा। योर ऑनर, मैंने रवि को वो प्रसाद नंदू को देते हुए देख लिया था। पुलिस के पहुंचने से पहले मैंने प्रसाद में वो जहर मिला दिया और वही बोतल मैंने रवि के घर में छुपा दी। मेरी किस्मत बुरी थी जज साहब। अगर नंदू ने वो नोट नहीं चुराए होते और नोट गिनते वक्त उसकी मौत नहीं हो गई होती तो मैं कभी पकड़ा नहीं जाता। दुर्भाग्यवश आपकी किस्मत आपको धोखा देगी। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। सतीश मिश्रा के इकबाले जुर्म के बाद यह अदालत उन्हें गिरफ्तार करके उन पर केस चलाने का आदेश देती है और मिस्टर रवि शर्मा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। बड़ा साहब। हाँ जी सर। इस बार भी जीतने के लिए आपने वो पैतरा जो यूज किया है वो भूत वाला, मुझे पता था भूत भूत कुछ होते नहीं। नहीं, देखिए ये भ्रम में मत रहिएगा क्योंकि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। एक मिनट क्या मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।